6 सितंबर 1965 की सुबह इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके लाहौर और सियालकोट की तरफ बढ़ चुकी थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ और वहां हालात बिगाड़ने की लगातार कोशिशों का जवाब था। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बन गई कि जिस लड़ाई को वो कश्मीर हासिल करने के लिए शुरू कर रहा था, वही लड़ाई उसके लिए लाहौर के दरवाजे तक खतरा बन गई। उधर लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ और राजस्थान के गर्म रेगिस्तान तक करीब 1.5 महीने तक दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर चली। इंडिया के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि बस 3 साल पहले 1962 में चीन से युद्ध में हार के बाद सेना रीऑर्गेनाइजेशन और नई प्लानिंग के दौर से गुजर रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका से मिले एडवांस हथियारों और आत्मविश्वास के दम पर हवा में था और उसे लग रहा था कि अब की बार वो अपने पुराने कश्मीर वाले सपने को पूरा कर लेगा। लेकिन युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं, इरादा और रणनीति भी काम करते हैं, और यही जगह थी जहां भारतीय सेना ने बाजी पलट दी। इस जज्बे को आवाज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दी, जब उन्होंने साफ कहा कि दबाव, धमकी या एटम बम का डर भारत को झुका नहीं सकता। भारत ने न सिर्फ घुसपैठ रोकने की कोशिश की, बल्कि जवाबी दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर तक मोर्चा खोल दिया। इस कहानी की जड़ें आजादी के वक्त में जाती हैं। 1947 में बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों को ऑप्शन मिला कि वो इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात करके स्वतंत्र रहने का रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। दबाव, धमकियों और फिर कबायली लड़ाकों के साथ हमला। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में हिंसा फैल गई। हालात बेकाबू हुए तो महाराजा ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने साफ कहा कि सेना तभी भेजी जा सकती है जब कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा हो। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। फिर मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, जहां रेजोल्यूशन के बाद 1 जनवरी 1949 को सीजफायर हुआ और लाइन तय हुई। नतीजा ये रहा कि कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत के पास रहा, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके कहा जाता है। इसके बाद भी कश्मीर में उकसावे, घुसपैठ और तनाव रुक नहीं पाया। उसी बीच एक और बड़ा फैक्टर था, चीन। 1960 के आसपास चीन ने अक्साई चिन और अरुणाचल को लेकर दावे तेज किए, और फिर 20 अक्टूबर 1962 को उसने लद्दाख और अरुणाचल में हमला कर दिया। भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, मगर हार मिली। इस हार के बाद भारत हथियार, ट्रेनिंग और रणनीति में बदलाव कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों साउथ एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। भारत ने नॉन अलाइंड रहने की नीति रखी, मगर रक्षा जरूरतों के लिए सोवियत यूनियन से डील्स भी की। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना करीबी पार्टनर बना लिया और उसे आर्थिक व सैन्य मदद बड़े पैमाने पर मिलने लगी। पाकिस्तान की सेना के पास उस दौर के शक्तिशाली पैटर्न टैंक और F-87, साथ ही F-104 स्टार फाइटर जैसे फाइटर जेट्स आए। इसी बढ़त ने पाकिस्तान के अंदर यह भरोसा बढ़ाया कि भारत कमजोर है और दबाव में टूट जाएगा। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल मोहम्मद अयूब खान का शासन था, जो 1958 के तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए थे। अंदरूनी असंतोष और राजनीति की खींचतान के बीच कश्मीर का मुद्दा उन्हें जनता का ध्यान भटकाने का शॉर्टकट लगता था। इसी सोच के साथ पाकिस्तान ने पहले एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। 1964 में कश्मीर पब्लिसिटी जैसी कोशिशों के जरिए दुनिया को ये नैरेटिव बेचने की कोशिश हुई कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। फिर ग्राउंड पर घुसपैठ बढ़ाई गई। इसी बीच भारत में पंडित नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने उन्हें कमजोर आंक लिया और मौके तलाशने लगा। शुरुआत रण ऑफ कच्छ से हुई। 1965 की शुरुआत में बॉर्डर के पास पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ी। फिर अप्रैल में वहां झड़पें तेज हो गईं। कुछ महीनों की तनातनी के बाद ब्रिटिश मध्यस्थता से 30 जून 1965 को सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत की तरह देखा और उसे लगा कि भारत टकराव से बचता है, इसलिए अब कश्मीर में एक बड़ा दांव खेला जा सकता है। यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का असली प्लान।
ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जिब्राल्टर का मकसद था कश्मीर में छद्म तरीके से हजारों प्रशिक्षित घुसपैठिए भेजकर स्थानीय विद्रोह जैसा माहौल बनाना, नोडल पॉइंट्स पर कब्जा करना और भारत को अचानक फंसाना। ग्रैंड स्लैम का लक्ष्य था अखनूर, क्योंकि वहां का रास्ता और चिनाब पर ब्रिज कश्मीर की सप्लाई लाइन के लिए अहम था। 5 अगस्त 1965 को जिब्राल्टर शुरू हुआ, लेकिन यहीं पाकिस्तान की पहली बड़ी गलती सामने आई। घुसपैठियों को लगा था कि स्थानीय लोग साथ देंगे, मगर बोली भाषा और व्यवहार से वे पहचान में आने लगे। लोकल लोगों ने ही इंडियन आर्मी को खबर दी और सेना ने तलाशी अभियान चलाकर बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ लिया, कई को खत्म किया और कुछ से पूछताछ में पूरी साजिश खुल गई। पाकिस्तान रेडियो के जरिए वॉइस ऑफ कश्मीर जैसे झूठे संदेश फैलाना चाहता था, मगर भारत ने इसे काउंटर करके दुनिया के सामने पाकिस्तान की चालें रख दी। इसी दौरान भारत ने पीओके में हाजी पीर पास पर हमला कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स बंद हो गए। जिब्राल्टर फेल होते ही पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया। 1 सितंबर 1965 की रात करीब 3:30 बजे भारी तोपखाने और टैंकों के साथ वो अखनूर की तरफ बढ़ा। शुरुआत में दबाव बना, क्योंकि पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के मुकाबले भारत के पास सीमित और अलग कैटेगरी के टैंक थे। स्थिति को संभालने के लिए एयरफोर्स को एक्टिव किया गया और लड़ाई में हवा से भी टक्कर शुरू हो गई, मगर फिर पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ऑपरेशन लीड कर रहे कमांडर को अचानक बदल दिया गया, जिससे 1 दिन से ज्यादा का कंफ्यूजन पैदा हुआ। इस गैप ने भारत को सांस लेने, रीग्रुप करने और काउंटर अटैक सेट करने का मौका दे दिया। धीरे धीरे पाकिस्तान की रफ्तार टूटने लगी और ग्रैंड स्लैम की धार कमजोर हो गई। 3 सितंबर के आसपास भारत ने बड़ा फैसला लिया। कश्मीर के दबाव को कम करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर नया फ्रंट खोला जाएगा। मतलब साफ था, अगर पाकिस्तान कश्मीर में फोकस रखेगा तो उसे अपने दिल के करीब लाहौर सियालकोट की सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी। 6 सितंबर को भारतीय सेना सीमा पार कर तेजी से आगे बढ़ी। लाहौर के पास गांवों पर कब्जा होता गया और बुर्की जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जोरदार लड़ाई छिड़ी, क्योंकि वहां से लाहौर करीब 14 किलोमीटर रह जाता था। दूसरी तरफ डोगराई जैसे इलाकों में भी जबरदस्त संघर्ष हुआ, क्योंकि वहां ग्रैंड ट्रंक रोड का रास्ता लाहौर तक जाता था। पाकिस्तान ने जवाब में एयर रेड्स और कमांडो ड्रॉप जैसी कोशिशें की, लेकिन तैयारी कमजोर थी, इसलिए उनके कई कमांडो पकड़े गए और ऑपरेशन को फायदा नहीं मिला। समुद्र में भी उसने द्वारका पर बमबारी की ताकि भारत का ध्यान रहे, मगर वहां भी उसे कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली। जमीन पर सबसे चर्चित मोर्चा खेमकरण और असल उत्तर बना, जहां टैंकों की बड़ी लड़ाई हुई। भारतीय सेना ने स्मार्ट तरीके से इलाके का फायदा उठाया। खेतों में पानी भराकर जमीन को कीचड़ में बदला, जिससे भारी टैंक फंसने लगे। वहीं मेजर अब्दुल हामिद जैसे जवानों की बहादुरी ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह सियालकोट सेक्टर में भी टैंक बैटल्स चली। भारी नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन भारत कई जगहों पर बढ़त बनाए रहा। सितंबर के मध्य तक भारत पाकिस्तान के अंदर बड़े इलाके में मौजूद था और पाकिस्तान की भी कुछ जगहों पर पकड़ थी। यानी युद्ध पूरी तरह एक तरफा नहीं था, मगर भारत की पोजीशन मजबूत दिख रही थी। सीज फायर के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में शास्त्री और अयूब खान की मुलाकात हुई, जहां समझौते के तहत कैद सैनिकों और कब्जा किए इलाकों को लौटाने की बात तय हुई। लेकिन इसी के तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर हार्ट अटैक बताया गया। वक्त के साथ कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए और तरह तरह के दावे सामने आए, लेकिन निर्णायक रूप से साबित होने वाली जानकारी सार्वजनिक तौर पर आज भी साफ नहीं है। फिर भी एक बात तय है, 1965 की जंग ने यह दिखा दिया कि भारत सिर्फ बचाव में रहने वाला देश नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो जवाब देने की क्षमता भी रखता है, और सबसे बड़े दबाव में भी उसका तिरंगा झुकता नहीं।